वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का वार्म वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। एक छोटे से ब्रेक के बाद शायद 3-4 दिनों तक अपनी क्लासेस नहीं हो पाई, लेकिन आज से क्लासेस को शुरू करेंगे। आज का जो आर्टिकल है वो बेस्ड है जीएसटी पे। बहुत अच्छा कलेक्शन सरकार को जीएसटी का मिल रहा है, लेकिन फिर भी जीएसटी की जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, अभी भी बरकरार हैं। तो कैसे उनको दूर किया जाए। फाइनेंशियल आर्टिकल है। कभी कभी इस तरह के आर्टिकल आते हैं, ये भी आपको पढ़ने आने चाहिए। अब देखो, आर्टिकल तो पढ़ना ही है और क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। ये सभी क्वेश्चंस इसी आर्टिकल पे बेस्ड हैं। ठीक है, ऊपर कॉम्प्रिहेंशन है, नीचे वोकैब है, लास्ट में ग्रामर है। मन से अगर अगर सब चीज़ें सीखोगे तो 12 में से 12 आपको मार्क्स मिलेंगे इस क्विज में। एट द एंड ऑफ द क्लास इस क्विज को अपने अटेम्प्ट करेंगे। आइए क्लास को शुरू करते हैं। कह रहा है जी, क्रिएटिंग सर्टेनिटी। देखिए, सर्टेनिटी का मतलब होता है निश्चितता, किसी चीज़ को लेकर के श्योरिटी, अश्योरेंस। क्रिएटिंग का मतलब होता है क्रिएट करना यानी बनाना। तो हमें किसी चीज़ के अंदर सर्टेनिटी लाने की ज़रूरत है। बात ऑफ कोर्स की जा रही है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की, जीएसटी की। जीएसटी में अभी भी बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ हैं, हटाने की उनको ज़रूरत है। चलिए टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं, क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है हेल्दियर इनफ्लोज फ्रॉम जीएसटी ऑफर पॉलिसी मेकर्स द बैंडविड्थ टू फिक्स इट्स फ्लॉज। कह रहे जो हेल्थियर इनफ्लोज हैं, देखो दो वर्ड्स हैं, इनफ्लो और आउटफ्लो। इनफ्लो का मतलब है अंदर की तरफ फ्लो, इसको आप बोल सकते हैं आपकी आवक, है ना, इनकम। और आउटफ्लो का मतलब होता है बाहर की तरफ फ्लो, इसको आप बोल सकते हैं आपकी जावक या एक्सपेंसेस। समझ गए। कह रहे जी बहुत अच्छी, बहुत हेल्दी जो आवक हो रही है, जो इनकम हो रही है और इनफ्लोज हो रहे हैं, किससे हो रहे हैं, जीएसटी से। कह रहे ये इनफ्लो जो हैं ऑफर करते हैं हमारे पॉलिसी मेकर्स को, हमारे नेताओं को, बाबुओं को, अफसरों को, जो पॉलिसी बनाते हैं जीएसटी पे। अच्छा, क्या ऑफर करते हैं ये इनफ्लोज? ऑफर करते हैं बहुत अच्छी बैंडविड्थ। बैंडविड्थ का मतलब होता है जी गुंजाइश, किसी काम को करने का स्कोप। और ये बैंडविड्थ होगी फिक्स करने की, सही करने की, जीएसटी नाम के इस टैक्स के फ्लॉज को यानी कमियों को। फ्लो आप समझते हैं, लूप होल, डिफेक्ट या कमी। थोड़े से नए वर्ड्स आए हैं, लेकिन अच्छी बात है, वोकैब अगर अच्छी है तो रिवीजन हो जाएगा आपका। तो जीएसटी के इन्फ्लोज बहुत अच्छे हैं। लाखों करोड़ों रुपया सरकार हर महीने जीएसटी से कमा रही है, और इस करोड़ों रुपए के बदौलत सरकार के पास अब इतनी बैंडविड्थ है, इतनी गुंजाइश है कि वो जीएसटी को थोड़ा बहुत चेंज कर सके, आगे पीछे करके इसमें कुछ सुधार ला सके। क्योंकि जब इतना पैसा कमाता है तो सरकार को पैसे के ऊपर कॉन्फिडेंस आने लगता है ना। थोड़ा बहुत अगर पैसा कम भी हो जाए तो ज़्यादा फर्क इनको नहीं पड़ेगा। इनफ्लोज आपका सब्जेक्ट है। इनफ्लोज का मतलब होता है इनकम या रेवेन्यू, इसकी वर्ब है ऑफर। फ्लो यानी कमियां, लूप होल्स, किसी चीज़ के अंदर की डेफिशिएंसीज। बैंडविड्थ इसका मतलब होता है किसी काम को करने की गुंजाइश, या फ्री हैंड भी इसको बोल सकते हैं। इसके लिए एक और बढ़िया वर्ड होता है अपने पास, ली वे एंड एल्बो रूम, है ना। किसी काम को करने की गुंजाइश, हिंदी में गुंजाइश बोल देते हैं, अंग्रेजी में लीवे, एल्बो एल्बो रूम या बैंडविड्थ। चलिए आगे बढ़ेंगे, आर्टिकल की वोकैब पर नज़र डालते हैं। सारे जो भारी भरकम वर्ड्स हैं एक साथ देख लो ताकि इसको स्मूथली पढ़ सको। क्लास को एक लाइक और एक शेयर देंगे। आपके एग्जाम्स की तैयारी का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है मॉक टेस्ट लगाना, और सभी को मॉक टेस्ट के लिए मैं सजेस्ट करता हूँ टेस्टबुक.com। 284 रुपये के मामूली से प्राइस पे 1 साल का मॉक टेस्ट पास आपको मिल जाएगा नॉर्मल वर्जन में, जिसमें एसएससी, बैंक, रेलवेज, डिफेंस सारे एग्जाम्स जो हैं कंबाइंड होंगे। 70,000 के आसपास जो है इसमें मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे 700 एग्जाम्स के। और इसका प्रो वर्जन जो है सेल में अवेलेबल है 359 रुपीज़ में, जिसमें आप जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको मिल जाएंगे मॉक टेस्ट की फॉर्म में, आप उनको भी लगा सकोगे। तो चाहे आपको नॉर्मल वर्जन लेना हो, चाहे प्रो वर्जन लेना हो, कमेंट सेक्शन में जाएं, आपको मिलेगा टेक्स्ट बुक का लिंक। नॉर्मल पास आपको दिखाएगा 299 का। कोड लगाना ना भूलें इस पर, YT10। जैसे इस कोड को अप्लाई करेंगे प्राइस हो जाएगा आपका 284। और जो प्रो वाला पास है जिसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलते हैं वो दिखाता है 399 का, लेकिन इस पर भी आप कोड लगाएं YT10 और आपका रिड्यूस प्राइस होगा 359। पास का लिंक कमेंट सेक्शन में है। जेन्युइनली अगर आपको नीड है यू कैन कंसीडर बाइंग द पास। और ये अपनी वोकैब शीट आज की 5 वर्ड्स हैं। शुरू करेंगे ली वे से। अभी मैंने वर्ड आपको बताया भी था, ली वे, फ्रीडम, बैंडविड्थ, लैटिट्यूड, एल्बो रूम। सभी का मतलब होता है गुंजाइश, फ्रीडम,
स्कोप किसी काम को करने की। एक्स्ट्रा कैश फ्लो इन द बिजनेस विल प्रोवाइड लीवे टू आवर ऑपरेशंस। एक्स्ट्रा जो कैश फ्लो है, एक्स्ट्रा जो इनकम है हमारे बिजनेस में, व्यापार में, वो हमें लीवे ला करके देगी, गुंजाइश देगी। और किसके लिए? हमारे ऑपरेशंस के लिए। गुंजाइश क्या होती है? काम को फ्री हैंड से करने की आज़ादी, है ना। किसी दिन छुट्टी रख ली, आपका बिजनेस तो अच्छा चल रहा है, एक्स्ट्रा कैश फ्लो जा रहे हैं, आपने एक दिन छुट्टी रखनी शुरू कर दी, थोड़ा आराम मिलने लगा आपको, है ना। या फिर आपने टाइमिंग चेंज कर दी, या आपने अपने ऑपरेशंस के अंदर कुछ नया ऐड कर दिया, इसी को बोलते हैं लीवे या गुंजाइश। इन वर्ड्स का मीनिंग आपको निकल निकाल के आना चाहिए, दिमाग में विजुलाइज होना ज़रूरी है, बजाय कि खाली बस मैंने आपको बता दिया मीनिंग ऐसा और ऐसा, ऐसा नहीं है। ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। बैंडविड्थ नाम का वर्ड आर्टिकल में आज आप देखेंगे। अगला वर्ड है अपने पास बॉय। BOY नहीं है, ये BUOY है, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को जोश से भरा हुआ रखना, है ना, जोशीला बनाए रखना। ये वर्ड पता कहाँ से आया है? बड़ा अजीब लगेगा सुन करके आपको। पानी के ऊपर अगर आप कोई नाव छोड़ दे, कश्ती छोड़ दें, तो वो पानी जो है उस कश्ती को क्या करेगा? डूबने तो देगा नहीं भाई, नाव तो डूब ही नहीं सकती, है ना। उसका शेप और उसका साइज इस तरह से होता है मटेरियल की, वो डूबेगी नहीं। पानी उसको नीचे से थपेड़े मारेगा, वो कभी उछलेगी, कभी गिरेगी, कभी ऐसे कभी वैसे, वो घूम भी सकती है, रोल भी कर सकती है, लेकिन पानी में डूबेगी नहीं। ये जो एक्शन पानी करता है ना नाव के साथ में, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बॉय करना। और अगर आप इसका लिटरल मीनिंग देखो तो निकलता है किसी चीज़ को जोश से भरपूर रखना। जैसे पानी उस नाव को हमेशा जोशीला बनाए रखता है ना, उछालता रहेगा, इधर उधर फेंकता रहेगा, बॉय करेगा। देखो कहाँ से कहाँ तक ये वर्ड्स लेकर के गए हैं। मछुआरे से और पानी से और कश्ती से वर्ड निकाल करके रियल लाइफ में इन्होंने अप्लाई करवाया। तो वैसे इस वर्ड को आपको देखना है। विनिंग द मैच बॉयड द टीम। मैच को जो विन करने का काम है, मैच को जीतने का काम है, उसने पूरी टीम को जोश से भर दिया, चेयरफुल या लाइवली बना दिया। द सॉल्टी वाटर बॉयड हर एज शी स्वैम टुवर्ड्स द सी शोर। जो नमकीन पानी था उसने उसको बॉय किया, नमकीन पानी ने उसकी बॉडी को तैराया, है ना, किसी चीज़ को फ्लोट करवाया, उसको फ्लोट करवाया, जैसे ही वो स्विम कर रही थी सी शोर की तरफ, समंदर के किनारे की तरफ। तो सॉल्टी पानी ने उसको पानी में तैराता रहा, वो ऐसा समझ लो, बॉय करवाता रहा। ये वर्ड आर्टिकल में देखेंगे, इसका सिनोनिम देखेंगे आप बोल्स्टर, है ना, और बॉयंट नाम का इसका एडजेक्टिव ऑफ फॉर्म भी आप आर्टिकल में देखेंगे। दो वर्ड्स आप आर्टिकल में देखेंगे। अगला वर्ड अपने पास डॉडल। डॉडल का मतलब अच्छे से पता है आपको? किसी चीज़ के ऊपर आप बैठ जाते हैं ना, आप वहाँ पे दोनों तरफ अपने पाँव लटका लिए, आप ना आगे बढ़ना चाहते हो ना पीछे आना चाहते हो। कोई डिसीजन है, कोई मतलब कोई भी ऐसा काम है जहाँ पे अटक जाते हो आप, उसको बोलते हैं डॉडल करना। वेस्ट टाइम इन टेकिंग एक्शन करना इज टू डॉडल। जैसे आपको तैयारी करनी है, किताब भी ले आए और किताब रख करके बैठे हो, ना तो सोचा कि तैयारी करूं, ना आप तैयारी छोड़ पा रहे हो, है ना, बस किताब ले रखी है, किताबें लेकर के रखी हुई हैं किताबें आपने अपने बाजू में, तो ये डॉडल कर रहे हो आप, पढ़ाई को लेकर के टाइम वेस्ट कर रहे हो। द कंपनी फायर्ड इट्स डॉडलिंग एम्प्लॉयज़ आफ्टर गिविंग देम सेवरल वार्निंग्स। कंपनी ने अपने टाल मटोल करने वाले एम्प्लॉयज़ को नौकरी से निकाल दिया, फायर कर दिया, कई सारी वार्निंग्स देने के बाद। डॉडल को प्रोक्रास्टिनेट करना भी बोलते हैं, टाल मटोल करना, डाइथर करना भी बोलते हैं, लेज, लिंगर, सभी इसके सिनोनिम्स हैं। डेली डैली भी इसका सिनोनिम है इनफैक्ट, है ना, कभी कभी ये वर्ड भी देखेंगे। आज आप डाइथर नाम का वर्ड आर्टिकल में देखने वाले हैं। सेकंड लास्ट वर्ड अपना कल्मिनेशन। कल्मिनेशन का मतलब होता है फाइनल स्टेज या क्लाइमैक्स, पिनाकल या जेनिथ, किसी भी चीज़ का अंत, है ना, एंड गेम को बोलते हैं कल्मिनेशन। सक्सेस इज द कल्मिनेशन ऑफ ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस एंड हार्डवर्क। सक्सेस जो है कल्मिनेशन है, फाइनल पॉइंट है कई सालों की प्रैक्टिस, हार्डवर्क का। चलिए लास्ट वर्ड अपने पास फैक्टर इन। देखिए फैक्टर इन एक फ्रेजल वर्ब है, उसका मतलब होता है किसी चीज़ को अपना फैक्टर बना लेना। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। आप घर से जा रहे हो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, स्टेशन की तरफ, लेकिन शाम को 7 बजे का वक्त है। वैसे लगते हैं 20 मिनट, लेकिन 7 बजे के वक्त आपको पता है ट्रैफिक होगा, इसलिए आप घर से लेकर के चले हो 40 मिनट। तो आपने ट्रैफिक जो है ना 7 बजे का, उसको अपनी जर्नी में फैक्टर इन कर लिया, एक फैक्टर बना लिया। सिर्फ इस डिस्टेंस को आप फिनिश नहीं करोगे 20 मिनट की, आप ट्रैफिक को भी क्रॉस करोगे, ये भी आपकी जर्नी का पार्ट है। तो किसी भी चीज़ को अपना हिस्सा बना लेना, फैक्टर बना लेना, अपने कैलकुलेशन में ले लेना, कहलाता है फैक्टर इन करना। पीपल मेक द मिस्टेक ऑफ नॉट फैक्टरिंग इन द वैल्यू ऑफ देयर टाइम वाइल एंगेजिंग इन लीजर एक्टिविटीज़। लोग हमेशा ये गलती करते हैं फैक्टर इन ना करने की,
कैलकुलेशन में ना लेने की, अपने वक्त की वैल्यू को जब वो लीजर एक्टिविटीज़ में इंगेज करते हैं, जब वो लीजर एक्टिविटीज़ क्या होती है ना, टाइम पास की एक्टिविटीज़, उसमें जब भी वो इंगेज करते हैं। चलिए फैक्टर इन फेजल आर्टिकल में देखेंगे, 5 वर्ड्स हैं, डिटेल में हो गए। एक समरी ले लो आर्टिकल की, किस बारे में लिखा हुआ है पता लगे। समरी ये है कि जीएसटी से बहुत अच्छे इन्फ्लोज आ रहे हैं। 2-2 महीने में 3.5 लाख करोड़ तक सरकार जीएसटी से कमा रही है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जीएसटी के जो चोर हैं उनके ऊपर सरकार बड़े अच्छे से शिकंजा कस रही है, तो जीएसटी में चोरी करना मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन ये जो अच्छी चीज़ है ना, इसका एक बुरा पहलू भी है। बुरा पहलू ये है कि अभी भी 7-6 साल हो गए हैं जीएसटी लाए हुए, इसकी कई खामियां अभी भी पूरी नहीं हुई। आज भी अगर जीएसटी में आपको नोटिस आता है तो नोटिस की सुनवाई करवाने में आपको बहुत टाइम लगेगा, चाहे आप सही क्यों ना हो, है ना। तो ये जीएसटी काउंसिल नहीं बनाई गई, काउंसिल का काम था जीएसटी ट्रिब्यूनल की, जिसका काम ये था कि आपका कोई भी नोटिस, गलत नोटिस आए उसको फटाफट सुनवाई करके उस नोटिस को हटवाए। तो ये सारी जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जीएसटी में बरकरार हैं, और अब सरकार के पास एक मौका है कि इतनी अच्छी आवक के दम पे इन प्रॉब्लम्स को दूर करने का सोचे। क्योंकि जब आपके पास पैसा अच्छा आ रहा होता है ना, तो आपको सुधार करने का मोटिवेशन मिलता है। और ये सारे सुधार इसको इलेक्शन से पहले शुरू कर देने, ताकि इलेक्शन के बाद में फटाफट जो भी पार्टी आए उन सुधारों को आगे ले जा सके। आज की टोन है सजेस्ट कराया जा रहा है सरकार को क्या करना चाहिए। चलिए आर्टिकल को शुरू करते हैं। करेक्ट द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और जीएसटी which turns 6.5 years old this month has yielded almost 3.4 lakh crore through October and November। कह रहे जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है जीएसटी है, जो कि टर्न होने वाला है 6 साल या 6.5 साल ओल्ड इस महीने, इसी जो है मंथ, मतलब इस महीने को 6.5 साल का हो जाएगा। टर्न दिस मंथ ओल्ड या दिस ईयर ओल्ड का मतलब है इतने साल का हो जाना। कह रहा है ये जो टैक्स है ना, इसने यील्ड किया है, कमा करके दिया है, ला करके दिया है लगभग 3.4 लाख करोड़ रुपया अक्टूबर और नवंबर के महीने में इस साल। समझ गए। जीएसटी जो है आपका सब्जेक्ट है, टैक्स है, टैक्स जो है सरकारी है, आगे जो इसके द लगा हुआ है। हैज यील्डेड इसकी वर्ब है। यील्ड का मतलब होता है ला करके देना है, कमा करके देना। आपने 100 रुपये लगाए किसी बैंक एफडी में, 1 साल के बाद वो 107 रुपये हो गए, तो आप बोलोगे 7 रुपये इस एफडी ने मुझे यील्ड की है। समझ गए ना, जो आपको कमाई होती है वो आपकी यील्ड होती है। तो ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो कि इतना करोड़ रुपया सरकार को ला करके देता है। विच भी जीएसटी के लिए आया है, विच की वर्ब है टर्न्स। 6.5 years का मतलब है 6.5 साल। अब एक बहुत ही प्यारा ग्रामर कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा अपने यहाँ फ्लो बनाते हैं, फिर इस कॉन्सेप्ट पे वापस आएंगे। 1 सेकेंड रुकना है ना। चलिए आगे कह रहा है जी, वाइल रेवेन्यूज इन अक्टूबर मार्क्ड द सेकेंड हाइएस्ट मंथली कलेक्शंस, नवंबर्स किटी इज द थर्ड हाइएस्ट। कह रहे जहाँ जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है जी, इनकम, इनफ्लोज, आवक। कह रहे जहाँ जो आवक है, इनफ्लो है, अक्टूबर के महीने में वो सेकेंड हाईएस्ट है आज तक का मंथली कलेक्शंस के नाम पे। कह रहे वहीं जो नवंबर का जो किटी है, किटी का मतलब होता है फंड, जो पैसा जो नवंबर में आया है, जो नवंबर का समझ लो ना, वही इनकम है। जो कह रहा है वो थर्ड हाईएस्ट है आज तक की, सबसे ज़्यादा, तीसरा सबसे बड़ा जो है आवक वाला महीना है। मतलब खूब अच्छा जो है सरकार को रेवेन्यू मिल रहा है जीएसटी से, कहने का मतलब ये। रेवेन्यूज़ जो है अक्टूबर, इनकी वर्ब है मार्च। किटी भी रेवेन्यू का दूसरा वर्ड है, दूसरा मीनिंग है ना, और किटी की वर्ब है इस। चलिए द सेकंड हाईएस्ट, द थर्ड हाईएस्ट। तो हाईएस्ट जो है, सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट जो है एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। इस एडजेक्टिव के लिए सुपरलेटिव डिग्री के लिए द लगा करके आए हैं। कह रहे जी बोथ दीज मंथ्स ऑल्सो रिकॉर्डेड accelerated revenue growth after a sequence of slowing upticks that culminated with September recording a 27-month row of 10.2%। कह रहे जी दोनों ये जो महीने हैं, इन्होंने रिकॉर्ड किया, दिखाया बढ़ी हुई रेवेन्यू की ग्रोथ को, बढ़ी हुई इनकम को। और कब, जब एक सीक्वेंस आया, एक श्रृंखला आई, एक सीरीज आई, धीमे पड़ते हुए अपटिक्स की, धीमे पड़ते हुए उछालों की। मतलब उछाल तो आ रहा है हर महीने, लेकिन पहले आ रहा था बड़ा बड़ा उछाल, फिर स्लो करते हुए उछाल आने लगे, बिल्कुल छोटे छोटे। तो कह रहा एक सीरीज सी आई थी छोटे छोटे अपटिक्स की, ज़्यादा उछाल आ नहीं रहा था, थोड़ा बहुत आ रहा था। कह रहा इन दोनों महीनों ने उसके बाद में अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है। इस सीरीज में जो स्लोनेस है उसको तोड़ करके दिखाया। अब तेज तेज अपटिक आने लगे। अपटिक समझ गए ना, उछाल।
कह रहे हैं जी वही अपटिक्स हैं जो कल्मिनेट हुए हैं, जो एंड अप हुए हैं, कंक्लूड हुए हैं सितंबर के रिकॉर्ड करने के साथ ही 27 मंथ के एक ट्रो को, जो है 10.2% का। अब ये ट्रो क्या होता है जी? एक खड्डा, एक खाई। तो यहाँ पे तो धीमे धीमे बढ़ रहा था, लेकिन सितंबर में तो गिर गया अचानक से, 10.2% की खाई आ गई जीएसटी में। फिर क्या हुआ? फिर अक्टूबर नवंबर में बहुत अच्छा कलेक्शन फिर से आने लगा। तो पूरी कहानी से आपको बताइए, पहले स्लो ग्रोथ थी, फिर अचानक से कमी आ गई, रिडक्शन होगी रेवेन्यू में, और फिर अचानक से रेवेन्यू जो है तेज़ी से बढ़ने लगा। ये जो मंथ्स हैं इनकी वर्ब है रिकॉर्डेड। दैट आया है अपटिक्स के लिए, दैट की वर्ब है कल्मिनेटेड। अपटिक का मतलब होता है उछाल, कल्मिनेट का होता है किसी चीज़ का क्लाइमैक्स आना, अंत होना, फाइनलाइजेशन होना। तो ये जो अपटिक्स हैं इनका फाइनलाइजेशन ये हुआ कि सितंबर में तो एक खाई पड़ गई जीएसटी की कमाई में। कह रहा है जी अक्टूबर जीएसटी इनफ्लोस वर अप बाय 13.4% एंड नवंबर्स बाय 15.1%, विद रेवेन्यूज फ्रॉम डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन्स अप बाय 20%। कह रहा है फिर अक्टूबर में जो इन्फ्लोज आए हैं बढ़े हुए, वो 13.4% बढ़े हुए हैं, और नवंबर के तो 15.1% बढ़े हुए हैं। परसेंटेज टर्म्स में आपको पता ही है कैसे बढ़ाया जाता है ना, पिछले महीने से कंपेयर कर लो और कितना परसेंटेज है, तो उस तरीके से अक्टूबर नवंबर में इतना इंक्रीज आया। और ये सारा इंक्रीज आया रेवेन्यूज़ के, डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन्स के 20% से अप हो जाने के साथ ही। घरेलू जीएसटी की जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो 20% अप हो गई इन 2 महीनों के अंदर। और कह रहे थे हाईएस्ट इन 14 मंथ्स, ये पिछले 14 महीने में सबसे ज़्यादा, सबसे हाईएस्ट है। घरेलू ट्रांजेक्शन्स का मतलब समझते हैं ना? आप भी वाईटी ऐप पे कोई कोर्स लेते हैं तो उस कोर्स में जीएसटी पेमेंट किया जाता है 18%, जो हम ही लोग अपनी खुद से पॉकेट से करते हैं, आपसे अलग से नहीं लेते हैं। तो ये जो घरेलू ट्रांजैक्शन है, आप इंडियन है, आपने इंडिया के एक ऐप से कुछ कोर्स लिया, 18% जीएसटी सरकार को गया। ये घरेलू ट्रांजैक्शन जो है 20% से 14 महीने के हाईएस्ट पे आ गई 9 अक्टूबर के महीने में। चलो, कह रहा है जी फेस्टिव फरवर श्योरली बोल्स्टर्ड लास्ट मंथ नियरली 1.68 लाख करोड़ ऑफ जीएसटी रेवेन्यूज। कह रहा है फेस्टिव फरवर जो है, फरवर का मतलब होता है जोश, जील, इंटेंसिटी, और फेस्टिव का मतलब होता है त्यौहार से जुड़ी हुई। कह रहा है त्योहारों का जो जोश है, जो उसने जरूर ही बोल्स्टर किया, बोए किया, अंडरपिन किया, जोशीला बनाया। और किसको? लास्ट मंथ के लगभग 1.68 लाख करोड़ के जीएसटी रेवेन्यूज को। तो नवंबर का रेवेन्यू आया है इतना। कह रहा है कि विच वर बेस्ड ऑन ट्रांजेक्शन्स इन अक्टूबर। कह रहा है ये रेवेन्यू जो था वो बेस्ड था अक्टूबर की ट्रांजेक्शन्स पे। जीएसटी एक महीना पीछे चलता है। आपने अगर कोई काम किया है अक्टूबर में, उसका जीएसटी आपको नवंबर में सरकार को देना है। तो नवंबर में 1.68 सरकार को मिला, तो मतलब अक्टूबर में बहुत सारा लोगों ने खरीदारी की फेस्टिव सीजन में, जो नवंबर में सरकार को जीएसटी गया है ना। कह रहा है एंड दैट ट्रेंड में परसिस्ट दिस मंथ एज वेल। ये ट्रेंड जो है परसिस्ट कर सकता है, बना रह सकता है इस महीने भी। यानी नवंबर का जो माल है, जो बिक्री है, उसका दिसंबर में जीएसटी खूब सारा भी आ सकता है। और ये कैसे हो सकता है? ऑन द बैक ऑफ एंटिसिपेटेड लास्ट मिनट दिवाली स्पेंडिंग। ये सारा जो होगा काम होगा ऑन द बैक ऑफ, इस चीज़ की बैक पे, इस चीज़ के सपोर्ट से, जो एंटिसिपेटेड है, जो एक्सपेक्टेड है, दिवाली की लास्ट मिनट स्पेंडिंग, दिवाली के ऊपर आखिरी मोमेंट पे जो खर्चा किया जाता है। तो नवंबर में दिवाली थी, 10-11 जितनी भी तारीख के आसपास है ना, दिवाली के टाइम लोगों ने खर्चा किया होगा। अब दिसंबर में देखने को मिलेगा क्या दिवाली पे भी खूब खर्चा हुआ है या नहीं हुआ। समझ गए? अब यहाँ से एक बहुत ही प्यारा कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन बन सकता है अगर आपने ध्यान दिया हो। क्वेश्चन ये है कि अक्टूबर में जीएसटी की इनकम कितनी थी, सरकार को कितना पैसा मिला। अक्टूबर में सरकार को कितना पैसा मिला? देखो, नवंबर का आपको बताया गया है 1.68, और 2 महीनों का जोड़ करके बताया गया है 3.4। तो 1.68 में से 3.4 निकाल दो, ये करोगे ना भाई, लगभग आधा आधा ही है। यहाँ पे 1.72 आ जाएगा और वहाँ पे 1.68 आ जाएगा। ठीक है ना? माइनस कर दो इसमें से, तो अक्टूबर का निकल आएगा। तो वैसे ही करवा करके अगर आपसे पूछना चाहे तो ऐसे क्वेश्चंस बना सकता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा तरीका ये था, आपको परसेंटेज टर्म्स में भी इंक्रीज दिया गया था। सितंबर में इतना गिरा, फिर अक्टूबर में इतना बढ़ा, फिर नवंबर में इतना बढ़ा। तो परसेंटेज टर्म से भी आप कैलकुलेट कर सकते थे नवंबर का लेकर के। चलिए, कह रहा है जी prior to this 2 month spike, GST revenues had crossed 1.65 lakh crore on 3 occasions। कह रहा है इस 2 महीने के स्पाइक से पहले, इस 2 महीने के उछाल से प्रायर टू यानी पहले, जीएसटी की जो इनकम है, इनफ्लोज हैं,
वो क्रॉस कर चुके थे 1.6565 लाख जो है, 3 ओकेजन्स पे, 3 मौकों पे, सिर्फ 3 बारी इन्होंने इस आंकड़े को क्रॉस किया है। कह रहा है कि विच वर टिपिकली ड्रिवन बाय ईयर एंड कॉम्प्लायंसेस, जो कि टिपिकली या आमतौर पे ड्रिवन थे महीने के अंत की कंप्लायंस, साल के अंत की कंप्लायंस पे। तो मार्च में क्या होता है, क्लोजिंग करनी होती है, जो जीएसटी बकाया पिछले पूरे साल का, कुछ आगे पीछे भूल चूक लेनी देनी भी हो गई, वो 12 महीने का लास्ट में एक साथ में मार्च में ख़त्म किया जाता है। तो ईयर एंड की जो कंप्लायंस है, तभी जो है इतना बड़ा रेवेन्यू का हमने फिगर देखा है। लेकिन इस साल ये फिगर ईयर एंड की बजाय मिड ईयर में चल रहा है, इतना सारा कलेक्शन सरकार को अक्टूबर नवंबर में ही हो गया। तो ईयर एंड पे मतलब इस साल और भी अच्छा होने वाला है। ठीक है, ये सारी इंप्लीकेशंस आपको खुद ही बनानी है दिमाग में। रेवेन्यूज की वो है हेड क्रॉस्ड, पास परफेक्ट लगाया गया है। ठीक है, इस आंकड़े को क्रॉस कर चुके थे। और विच की वर्ब है वर ड्रिवन, टिपिकली मतलब नॉर्मली या आमतौर पे, जनरली। कह रहा नाउ द एवरेज मंथली कलेक्शन सो फार इन 2023-24 स्टैंड्स एट 1.66 लाख करोड़। कह रहा है जी अब की बार तो थोड़ी कुछ अलग है। इस बार तो जो एवरेज कलेक्शन है वो पूरे साल का, अगर हर मंथ का देखें तो 1.66 लाख करोड़ है। एवरेज कलेक्शन ही हमारा जो है वो रिकॉर्ड तोड़ा इस साल का। ग्रैंड इकोनॉमिस्ट बिलीव सेंट्रल जीएसटी रिसीट्स में सरपास बजट एस्टिमेट्स इवन इफ वन फैक्टर्स इन अ रिलेटिव स्लो डाउन इन द फाइनल क्वार्टर। और जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो अर्थशास्त्री हैं, वो ये मानते हैं कि सेंट्रल जीएसटी की जो रिसिट है सीजीएसटी, वो सरपास कर सकती हैं, क्रॉस कर सकती हैं, आगे जा सकती हैं बजट एस्टिमेट्स के। अगर कोई आदमी वन फैक्टर इन भी कर ले, अपनी कैलकुलेशन में भी ले ले एक तुलनात्मक तौर की मंदी को फाइनल क्वार्टर में इस साल। तो अगर अब लास्ट में क्वार्टर में मंदी भी आ जाए ना, तो भी हमने जो सोचा था, जो बजट एस्टिमेट बनाए थे सरकार के, उनको पार कर जाएगा जीएसटी। सरकार ने सोचा था कि 100 रुपये जीएसटी से कमाएंगे। अभी तक हमने इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है कि लास्ट के 3 महीने अगर मंदी भी आ जाए तो भी सरकार का इस 100 रुपये का एस्टिमेट तो हम कभी का भी क्रॉस कर चुके हैं, है ना। तो ये इकोनॉमिस्ट का बिलीव करना है। समझ में आ रहा है सब कुछ। कोशिश यही कर रहे हैं कि कहानी की तरह आपको पूरा जो है ना प्रोसेस करना है। कुछ बच्चे बोलते हैं ना सर हम भूल जाते हैं, पिछला भूल जाते हैं। अब इसमें कुछ भूलने की गुंजाइश ही नहीं है जिसने पूरा फोकस से पढ़ा है। पहले क्या था, फिर कम हुआ, फिर बढ़ गया, फिर रिकॉर्ड तोड़ हो गया। कलेक्शन की वर्ब है स्टैंड्स, ठीक है। इकोनॉमिस्ट की वर्ब है बिलीव, रिसिट्स की वर्ब है में सरपास। सरपास का मतलब है क्रॉस करना। वन की वर्ब है फैक्टर्स इन, फैक्टर इन करना, किसी चीज़ को अपनी कैलकुलेशन का पार्ट बनाना। ठीक है, चलो अब छोटा सा कॉन्सेप्ट है ग्रामर का, फटाफट देख लो वो भी। 6.5 ईयर्स। देखो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कभी भी कोई फ्रैक्शन आ जाए आपके पास, अ हाफ, अ क्वार्टर, तो उसके आगे आपको अ जरूर लगाना है। फ्रैक्शन जब भी आ जाए उसके आगे अ जरूर लगाना है। और दूसरा, अगर फ्रैक्शन वन के साथ में आए, वन के साथ में आए, तो फिर वो जो पूरा फ्रैक्शन है वो प्लूरल कहलाएगा, सिंगुलर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, इट टुक अस 1.5 ईयर आर टू रीच द स्टेशन। हमें लग गया 1.5 घंटा स्टेशन पहुंचने में। ठीक है, पहली गलती क्या है, यहाँ पे 1.5 ना लिखो, 1.5 लिखो। ठीक है, अ हाफ, फ्रैक्शन से पहले हमेशा आपको अ लगाना है, अ क्वार्टर, अ हाफ। दूसरी चीज़ क्या, ये जो एक और एक हाफ है, अब ये एक से ज़्यादा है। एक से अगर हवा भर भी ज़्यादा हो जाए तो प्लूरल हो जाएगा। वन के चक्कर में आर मत लिख के आना, यहाँ पे एक और एक 1.5 है, 1.5 के हिसाब से आर लिखना पड़ेगा। बस यही कॉन्सेप्ट है, छोटा है, ईजी है और एक बार में समझ में आ जाएगा। द बुक कॉस्टेड 1.25 रुपी। 1.25 100 रुपी लिख देते हैं, चलो ठीक है, 100 रुपी या रुपी लिख दो ना। बुक जो है हमें 1.25 की पड़ी, बुक ने हमें कॉस्ट किया 1.25। 1.25 में अ भूल गए आप लगाना, तो पहले तो अ लगा दो। और दूसरी चीज़ आपको रुपी की जगह रुपीज़ लिखना चाहिए, क्योंकि एक के बाद सवा हो गया ना, क्वार्टर भी आ गया, तो एक और एक क्वार्टर मतलब सवा, तो इसलिए रुपीज़ आपको प्लूरल यहाँ पे बनाना पड़ेगा। याद रहेगा कॉन्सेप्ट। लास्ट सेंटेंस को सभी खुद से अटेम्प्ट करेंगे। शी डोनेटेड 1.5 लीटर ऑफ ब्लड इन द ब्लड डोनेशन कैंप। उसने 1.5 लीटर खून को डोनेट किया, दान किया ब्लड डोनेशन कैंप में, रक्तदान शिविर में। बस जो पोर्शन सही करना है उसी को सही करके लिख देना कमेंट्स में। सभी लोग ट्राई देंगे, लिखते ही चीज़ें दिमाग में बैठने लगती हैं। शी डोनेटेड 1.5 लीटर ऑफ ब्लड इन ब्लड डोनेशन कैंप। तो ये तो था कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट नंबर 2 बड़ा इजी है, लिखा नहीं है मैंने अलग से, लेकिन वैसे ही याद करवा देते हैं आपको। बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो अपने बाद में टू लेते हैं कंपैरिजन के लिए, जैसे कि प्रायर, जैसे कि सुपीरियर, इन्फीरियर, जूनियर, सीनियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर,
और एक वर्ब भी है प्रिफर। ये कॉन्सेप्ट 4-5 दिन पहले करवाया था लास्ट क्लास में, याद रखेंगे। इनके बाद में कभी भी देन का इस्तेमाल ना हो, हमेशा लगाया जाए इनके बाद में to। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाओ। आगे कह रहे हैं विद रेवेन्यूज बॉयंट इन नो स्मॉल पार्ट ड्यू टू टायर कंप्लायंस एंड क्रैकडाउन ऑन टैक्स इवेडर्स, द गवर्नमेंट मस्ट कंसीडर रिसेटिंग इट्स एम्बिशंस। लंबा सेंटेंस है, इतना ही पढ़ लो। कह रहे जी रेवेन्यूज़ के बॉयंट होने के साथ ही, बॉयंट याद है ना, जोश भरा, जैसे नाव रहती है पानी के ऊपर, पानी नीचे से उसको उछालता रहता है, वैसे ही रेवेन्यूज़ के भी नाव की तरह जोशीला होने के साथ ही। और कह रहे जिसका कोई भी स्मॉल पार्ट ये नहीं है, जिसका छोटा रीजन ये बिल्कुल भी नहीं है कि टाइटर कंप्लायंस हो रही है और क्रैकडाउन्स हो रहा है टैक्स इवेडर्स पे। कंप्लायंस आप समझते ही हैं, 10 तारीख को जीएसटी की इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए, 20 तारीख को, हर महीने की 20 तारीख को जीएसटी की पेमेंट हो जानी चाहिए, ये कंप्लायंस होती है। और क्रैकडाउन का मतलब होता है शिकंजा या धरपकड़ जीएसटी पे इवेड करने वाले लोगों पे, जो लोग जीएसटी चुराते हैं। कह रहा है जी इन दोनों रीजन्स के बड़ा रीजन होने के साथ ही, ये कोई नो स्मॉल पार्ट नहीं है, ये छोटा मोटा रीजन नहीं है। कह रहा है इसके साथ ही हुआ क्या, हुआ ये कि गवर्नमेंट को अब कंसीडर कर लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए इस चीज़ के बारे में। और वो चीज़ है कि ये रिसेट करे अपने एम्बिशंस को, ये फिर से नया जो है रिस्टार्ट करे, है ना, नए तरीके से बनाए अपने महत्वाकांक्षाओं को, एम्बिशंस या एस्पिरेशंस को। तो अब ये 1.5 लाख करोड़ के सपने क्यों देखते हो भाई? 1,60,000 करोड़ तो अब हर साल हर महीने एवरेज कमा रहे हो, अब अपने एम्बिशंस कुछ बड़े बनाओ, 2 लाख करोड़ के, 2.5 लाख करोड़ के। तो ये इसका सजेशन है। अच्छा और क्या करना चाहिए? एंड वर्क टुवर्ड्स मेकिंग द जीएसटी अ ट्रूली गुड एंड सिंपल टैक्स। और गवर्नमेंट को काम करना चाहिए इस तरफ भी कि वो जीएसटी को एक सच में गुड और सिंपल टैक्स बनाए। बहुत मुश्किल है अभी जीएसटी की रिटर्न भरना, जीएसटी को समझना, है ना, थोड़ा इजी बनाए, गवर्नमेंट को ये काम भी करना चाहिए। कह रहे एज इट वॉज प्रोमिस टू बी, जैसा कि ये प्रॉमिस किया गया था, जैसा इसका इस पे वादा किया गया था कि ये होगा। समझ आ गया सेंटेंस? मेरे ख्याल से हर पीस को अपने तोड़ के ब्रेक करके समझ लिया। रेवेन्यूज़ बहुत बॉयंट हैं और इसका बहुत छोटा रीज़न ये बिल्कुल भी नहीं है, काफ़ी बड़ा रीज़न है ये कि कंप्लायंस बहुत अच्छी हो रही है और क्रैकडाउन्स हो रहा है टैक्स चोरों पे। कह रहा है अब इस चीज़ के साथ ही सरकार को अपनी महत्वाकांक्षाओं को नया जो है शेप देना होगा, कुछ नई चीज़ों के बारे में सोचना होगा। और वो चीज़ ये हो सकती है कि आप जीएसटी को अब एक सिंपल टैक्स बनाने की तरफ जाओ, जिसमें लोगों को आराम से जीएसटी भरना हो, भरवाना हो, सब कुछ ईजी हो, जैसा कि आपने 6-7 साल पहले जब लाए थे तब वादा भी किया था। गवर्नमेंट की वर्ब है मस्ट कंसीडर, दूसरी वर्ब है मस्ट वर्क। एम्बिशन यानी महत्वाकांक्षा, आपकी एस्पिरेशंस, आपकी ख्वाहिश। इवेडर वो होता है जो इवेड करके बचता है किसी चीज़ से। टैक्स इवेडर वो लोग हैं जो टैक्स देने से बचते हैं, या इनको आसान भाषा में टैक्स चोर भी बोला जा सकता है। बॉयंट आप ऑलरेडी देख चुके हैं। चलिए इट की वर्ब है वॉज प्रॉमिस्ड, पैसिव वॉइस लगा हुआ है, बी फैमिली की वर्ब प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, पूछ लेता हूँ मैं आपसे पहले, ये रिसेटिंग जो लिखा है, ये जो रिसेटिंग लिखा है, ठीक है, ये वाला, इसको रिसेटिंग लिखने के पीछे रीजन कुछ तो होगा। मस्ट कंसीडर टू रीसेट, टू रीसेट ऐसा भी लिख सकता था मैं। तो यही कॉन्सेप्ट है, अभी करवाएंगे आपको, थोड़ा सा अपने आगे फ्लो बनाते हैं। आगे कह रहा है जी एट अ रिसेंट इंडस्ट्री इंट्रैक्शन रिस्पॉन्डिंग टू कंसर्न्स अबाउट द मैनर इन विच अ स्पेट ऑफ जीएसटी डिमांड नोटिसेस एंड इन्वेस्टिगेशंस have unfolded in recent months, Finance Minister निर्मला सीतारमन said। लंबा सेंटेंस है। कह रहे जी एक रीसेंट इंडस्ट्री इंट्रैक्शन में, इंडस्ट्री में हुई एक बातचीत में, इंट्रैक्शन क्या होता है, कुछ सरकारी आदमी आए फाइनेंस मिनिस्ट्री से, कोई इंडस्ट्रिस्ट आए 10-15-20, उनकी बातचीत हुई। तो कह रहा है ऐसे कॉन्फ्रेंस में रिस्पॉन्ड करते हुए या प्रतिक्रिया देते हुए ऐसे कंसर्न्स या चिंताओं को जो हैं लेकर के उस तरीके को, मैनर को, जिसमें इन विच एक श्रृंखला को, एक स्पेट को या एक बहुत बड़ी मात्रा को, एक लार्ज क्वांटिटी को, जो थी जीएसटी के डिमांड नोटिस की। डिमांड नोटिस क्या होता है? आपने जीएसटी इतना नहीं भरा, इतना जीएसटी भरो आज ही, है ना, ऐसा डिमांड नोटिस सरकार भेजती है। और इन्वेस्टिगेशन जो हैं, स्पेट जो है जीएसटी डिमांड नोटिस की और इन्वेस्टिगेशंस की, यानी जांचों की, कह रहे जो अनफोल्ड हुई है, सबके सामने आई है, रिवील हुई है। अनफोल्ड होना, रिवील होना, टेक प्लेस करना पिछले महीने में। कह रहे इन सभी कंसर्न्स को रिस्पॉन्ड करते हुए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने ऐसा कह दिया, शी सेड। और क्या कहा भाई? द जीएसटी इज स्टिल एट अ स्टेज ऑफ मूविंग फ्रॉम अनसर्टेनिटी टू सर्टेनिटी। कह रहे जीएसटी अभी भी एक ऐसी स्टेज पे है जहाँ पे मूव कर रहा है अनिश्चितताओं से निश्चितताओं की तरफ। और कह रहे कैसे कर रहा है ये? ऑन सम ग्राउंड्स, कुछ ग्राउंड्स पे,
कुछ एरियाज में आज भी इसमें अनसर्टेनिटी है, हम उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। और कह रहे हैं एंड दो एस्पेक्ट्स आर बीइंग सॉर्टेड आउट नाउ, इन सभी एस्पेक्ट्स को, पहलुओं को सुलझाया जा रहा है, पैसिव वॉइस लगा करके सॉर्ट आउट या वर्कआउट किया जा रहा है आज। तो ये निर्मला सीतारमण जी का कहना था, फाइनेंस मिनिस्ट्री का, कि नोटिस वोटिस खूब आए हैं, हमें भी पता है, हमने ही भेजे हैं, इन्वेस्टिगेशन भी करवा रहे हैं, लेकिन हमारे जीएसटी में कुछ कमियां हैं। ऐसी वो स्टेज पे हम बैठे हैं अभी जहाँ पे अनिश्चितताएं बहुत हैं। हम सोच रहे हैं कि चीज़ों को पक्का करें, मजबूत बनाएं, और इन पे काम भी चल रहा है। चलिए, सेंटेंस समझ लिया आपने। स्पेड जो है, स्पेड इसका मतलब होता है लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग या सक्सेशन, श्रृंखला बोल सकते हैं, सीरीज बोल सकते हैं। इसकी वर्ब है हैव अनफोल्डेड। टेक्निकली स्पेड की वर्ब हैज आनी चाहिए, ठीक है। अ स्पेड ऑफ नोटिसेज एंड इन्वेस्टिगेशंस, उनकी श्रृंखला है तो श्रृंखला स्पेड सिंगुलर होगी, वर्ब जो है सिंगुलर यहाँ पे लेनी चाहिए इसको, है ना, हैज। अनफोल्ड करना, किसी चीज़ का टेक प्लेस करना, हैपन करना, ट्रांसपायर होना। निर्मला सीतारमण की वर्ब है सेड, जीएसटी की वर्ब है इज, एस्पेक्ट्स की वर्ब है आर बिंग सॉर्टेड आउट। सेंटेंस में एक टेक्निकल एरर है। स्पेड वाली तो मैंने आपको बता ही दिया, इसकी जगह हैज़ लगना था, हैव की जगह, वो ठीक है। उसके अलावा भी कोई टेक्निकल एरर आपको लग रही है क्या? चलो मैं समझा देता हूँ। एरर ये है जी, ये पूरा टेंस लिखा गया पास्ट में, निर्मला सीतारमण ने ऐसा कहा, ठीक है। अब जो ऐसा कहा वो सारी चीज़ जो है सबऑर्डिनेट क्लोज में दैट कंजंक्शन के बाद में, देखो दैट कंजंक्शन यहाँ लगी नहीं हुई, जो है अंडरस्टूड है। शी सेड दैट, वो दैट लिखा नहीं हुआ लेकिन दैट अंडरस्टूड है। तो जब सेंटेंस जो है पास्ट में है, निर्मला सीतारमण ने कहा, तो ये सब चीज़ें पास्ट में होनी चाहिए टेक्निकली। तो जीएसटी इज एट लार्ज की जगह मुझे लिखना होगा जीएसटी वॉज स्टिल एट अ स्टेज ऑफ मूविंग, ठीक है। और आस्पेक्ट्स आर की जगह लिखना होगा आस्पेक्ट्स वर। चलो, ऐसी एक एरर मैंने ऊपर भी छोड़ दी, आपसे डिस्कस करना। मुझे नहीं पता कितने बच्चों को पकड़ में आई होगी, एक बार दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। दिस बुक कॉस्टेड 1.25 रुपीज़। सेंटेंस गलत था, जो आपने सही किया ना उसके बाद भी। कोस्ट वर्ब जो है V1 V2 V3 सेम रहती है, कोस्ट 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 कोस्ट, ये आपको पकड़ में आना चाहिए था, मैं भूल गया बताना, अब बता देता हूँ। चलो आगे कह रहा है जी, क्या कह रहा है आगे, हाँ कह रहा है जी दैट सर्टेनिटी नीड्स टू बी परस्यूड एट अ ब्रॉडर लेवल टू प्रोवाइड जेन्युइन कंफर्ट टू इन्वेस्टर्स अबाउट इंडियाज टैक्स रिजीम बीइंग स्टेबल एंड प्रेडिक्टेबल। कह रहा है ये जो सर्टेनिटी है, जो सीतारमण जी भी कह रही है कि हम लेके आएंगे, अभी तक नहीं ला पाए हम 7 सालों में, कह रहा है उसको ज़रूरत है कि परस्यू किया जाए, दैट नीड्स टू बी परस्यूड। परस्यू करना, किसी चीज़ को पाने की ख्वाहिश करना। इस सर्टेनिटी को पैसिव वॉइस में पाया जाने की ख्वाहिश होनी चाहिए, इसका पीछा किया जाना चाहिए बड़े स्केल पे, ब्रॉडर लेवल पे। और क्यों? ताकि कुछ सही में जेन्युइन कंफर्ट ला के दिया जा सके, आराम दिया जा सके हमारे इन्वेस्टर्स को। और किस चीज़ को लेकर के कंफर्ट हो उनको, अबाउट इस बारे में कि इंडिया का टैक्स रिजीम जो है उसके होने के बारे में, कि वो स्टेबल है और प्रिडिक्टेबल है। स्टेबल आप समझते हैं स्थाई, प्रिडिक्टेबल का मतलब होता है जिसमें कुछ अनप्रिडिक्टेबिलिटी ना हो, सरप्राइजेज ना हो। हमारा टैक्स रिजीम बड़ा सरप्राइज करता है फॉरेनर्स को, कभी भी नया कानून बना देते हैं, पीछे से कोई टैक्स लगा देते हैं, 10 साल पुरानी रिकवरी निकाल देते हैं। तो जब जीएसटी आप सिंप्लीफाई करोगे, तो जो लोग भारत में पैसा निवेश करते हैं बाहर से आकर के, हमारे देश में जॉब्स लेकर के आते हैं, उन लोगों को आप स्टेबल जो है टैक्स सिस्टम होने का आप थोड़ा सा आइडिया दोगे और वो पैसा लगा पाएंगे। सर्टेनिटी की वर्ब है नीड्स, टैक्स रिजीम मतलब टैक्स सिस्टम, रिजीम का मतलब होता है सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन, या है ना कोई भी रूल। अब देखो वो कौन कौन से सारे कंफर्ट्स हैं। 4.1 पेंडिंग टैक्स पेयर अपील्स अगेंस्ट सेंट्रल जीएसटी लेवीज हैव रीजन बाय अ क्वार्टर दिस ईयर टू हिट नियरली 15,000 केसेस बाय अक्टूबर। कह रहा है जी पहली चीज़ तो ये एग्जाम्पल के लिए 4.1 का मतलब होता है फर्स्ट एग्जाम्पल, ऐसा समझ लो। कह रहा है जी फर्स्ट एग्जाम्पल ये कि टैक्स पेयर की जो अपील है सेंटर के जीएसटी की डिमांड या लेवी के खिलाफ, वो बढ़ गई हैं एक क्वार्टर के द्वारा, यानी 25%। और कब? इसी साल। और वो हिट कर गई हैं लगभग 15,000 केसेस तक अक्टूबर में। तो लगभग 15,000 लोगों ने अप्रैल से अक्टूबर के बीच में सेंटर के खिलाफ अपील लगाई है कि आपने जीएसटी का गलत डिमांड नोटिस हमसे भेजा है। हमारा जीएसटी बनता था 1 लाख रुपए, आप बोल रहे हो 1.5 लाख रुपए, तो ये 50,000 आप गलत बोल रहे हो। तो ये ऐसे 15 जो है केस, समझ गए ना, 25% बढ़ करके आए हैं। अब इसका क्या करना है, इन केसों को निपटाना है। तो वही बात बोल रहा है आगे, कह रहा है एंड इट इज़ नेसेसरी दैट एपलेट ट्रिब्यूनल्स क्लियर्ड बाय द जीएसटी काउंसिल बिकम ऑपरेशनल। और कह रहे बड़ा ज़रूरी है कि जो एपलेट ट्रिब्यूनल्स हैं, एपलेट ट्रिब्यूनल्स कौन होती हैं?
जो अपील को ट्राइब्यून करे, ट्राइब्यूनल कोर्ट वो होती है जो पंचायती करती है, बीच में किसी चीज़ के झगड़े को सुलझाती है। तो अपील करता जो हैं, एपिलेट जो हैं, उनकी शिकायतों को सुनने वाली जो कोर्ट है, जिसको क्लियर भी कर दिया है जीएसटी काउंसिल के द्वारा, वो कोर्ट का जल्दी से जल्दी ऑपरेशन शुरू हो। 7 सालों में सरकार ने अभी तक ये कोर्ट ही नहीं बनाई, समझे? तो ये दिस शुड बी जो है ऑपरेशनल राइट नाउ। और ये कैसे हो? एट द अर्लीस्ट, जल्दी से जल्दी, एट द अर्लीस्ट, एज सुन एज पॉसिबल। और क्यों? टू अनवाइंड दिस जो है पेंडेंसी एंड सेट क्लियर प्रेसिडेंस फॉर फ्यूचर टैक्स ट्रीटमेंट डिस्प्यूट्स, ताकि अनविंड किया जा सके, हल्का किया जा सके, निपटाया जा सके इन 15,000 की पेंडेंसी को, केसों को, और सेट किया जा सके साफ साफ प्रेसिडेंट्स को, एग्जाम्पल्स को या मिसालों को फ्यूचर में होने वाले टैक्स के ट्रीटमेंट के डिस्प्यूट्स के लिए। तो 7 साल हो गए जीएसटी आए हुए, लेकिन जीएसटी के मामले को सुलझाने के लिए सरकार अभी तक कोर्ट भी नहीं बना पाई, एक जिसको एपिलेट ट्राइब्यूनल बोलते हैं। अब ये कह रहा है अब तो बना दो। ये 15,000 केस आज भी आपके पड़े हैं, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है, लोगों के ऊपर टैक्स लगा रखा आपने, लोग दे भी नहीं रहे आपको। तो कम से कम ये सारी पेंडेंसी ख़त्म हो, सुनवाई हो और सही प्रेसिडेंट मिले, एग्जाम्पल मिले कि किस केस में क्या फैसला आएगा, ताकि फ्यूचर में भी टैक्स ट्रीटमेंट के डिस्प्यूट जो हैं वो ख़त्म हो जाए। अपील्स की वर्ब है हैव रीज़न, इट की वर्ब है इस, ट्राइब्यूनल्स मैंने आपको बता दिया, इनकी वर्ब है बिकम, एट द अर्लीस्ट मतलब एज सुन एज पॉसिबल, अनविंड करना, हल्का करना किसी चीज़ को, समझ गए ना? इस गुब्बारे को, गुब्बारे की हवा निकालनी है, पेंडेंसी का जो गुब्बारा है बढ़ता जा रहा है, अनविंड करना है इसको। प्रेसिडेंट होती है मिसाल, एग्जाम्पल। आगे कह रहे जी इट इज़ इक्वली क्रिटिकल टू ले डाउन अ रोड मैप टू ब्रिंग इन एक्सक्लूडेड आइटम्स सच एज पेट्रोलियम एंड इलेक्ट्रिसिटी इनटू द जीएसटी फ्रेमवर्क। कह रहा है ये भी इतना ही क्रिटिकल है, इतना इंपॉर्टेंट है कि आप एक रोड मैप को ले डाउन करें। ले डाउन का मतलब होता है बनाना, किसी चीज़ को इस्टेब्लिश करना, किसी कानून को, प्लान को, नक्शे को ले डाउन करना। तो इतना इंपॉर्टेंट है कि आप ले डाउन करें एक रोड मैप को। रोड मैप होता है किस रोड पे आपको, किस रास्ते पे कैसे जाना है, उसका नक्शा, यानी कि काम करने का पूरा प्लान। तो एक पूरा प्लान आप जो है ना ले डाउन करें, और वो प्लान होगा ब्रिंग इन करने का, लाने का। अभी जो एक्सक्लूडेड आइटम्स हैं जीएसटी में, जैसे कि पेट्रोलियम और इलेक्ट्रिसिटी, और इनको लाना कहाँ है? जीएसटी के ढांचे में, जीएसटी के फ्रेमवर्क में। तो अभी तक पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी और इनफैक्ट अल्कोहल भी, जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है शराब, उस पर जीएसटी नहीं लगता, इनको भी जीएसटी के उसमें लाया जाए। और साथ ही साथ क्या किया जाए? एज वेल एज द रिजिग ऑफ इट्स कॉम्प्लिकेटेड मल्टीपल रेट स्ट्रक्चर, साथ ही साथ एक रिजिग हो, रीऑर्गेनाइजेशन हो, रीस्ट्रक्चरिंग हो इसकी मल्टीपल रेट स्ट्रक्चर की, जो जीएसटी में भी चलती है। खाना खाओगे नॉन एसी में तो 18% जीएसटी, रेस्टोरेंट में एसी है तो 28% जीएसटी। तो बड़ा अजीब सा कर रखा है इन्होंने सिस्टम, 8% भी लगता है, कहीं 12 भी लगता है, कहीं 6 भी लगता था। तो ये सारा भी आपको सही करना है, थोड़ा कम कॉम्प्लिकेटेड करना है इसको, और साथ में जिन चीज़ों पर लग नहीं रहा जीएसटी, उन पे भी जीएसटी लगाओ, ताकि स्टेट्स अपने हिसाब से मनमाने टैक्स उन पे ना लगाए। इट की वर्ब है इज। रिजिग मैंने आपको समझा दिया, फ्रेमवर्क होता है ढांचा, ले डाउन का मतलब होता है इस्टेब्लिश करना, साफ तौर पे किसी चीज़ को बनाना, कानून को, प्लान को, है ना, ले डाउन करना। ले से बनने वाली ये सारी फ्रेजल वर्ब्स हैं। एक बार इनको ट्राई दे लो, पॉज कर लो आराम से वीडियो को, चारों फ्रेजल वर्ब्स आपको आनी चाहिए। मैं लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, एक बार खुद से ट्राई दो पहले। ले बेयर का मतलब होता है रिवील करना, ठीक है, या सबके सामने एक्सपोज करना। ले मतलब रखना, बेयर का मतलब होता है न्यूड या निर्वस्त्र। किसी चीज़ को अगर आप बेयर कर रहे हैं, मतलब क्या, उस चीज़ को सबके सामने खुलेआम लेकर के आ रहे हैं, सब रिवील कर रहे हैं। ले ओवर क्या होता है जी? टू स्टॉप इन अ जर्नी ओवरनाइट। अगर यहाँ से इंडिया से यूएस की फ़्लाइट है, तो रास्ते में कहीं टर्की वर्की में रुक जाएगी अंकारा में, तो अंकारा में आपका ले ओवर होगा 10, 12, 15 घंटे का, फिर नेक्स्ट फ्लाइट में आपको बिठाएंगे फ्रॉम टर्की टू यूएस, एंड तो ये ले ओवर होता है, कॉमन सा ही वर्ड है। ले असाइड के 2 मीनिंग है। पहला मीनिंग होता है जी सेव फॉर फ्यूचर, सेव फॉर द फ्यूचर, और दूसरा मीनिंग होता है किसी चीज़ को साइड में फेंक देना या डिसरिगार्ड कर देना। इस वर्ब के, फ्रेजल वर्ब के 2 मीनिंग्स है। सारी आपको करवाई हुई है, रिवीजन करवा रहा हूँ मैं, ऑलरेडी आप इन क्लासेस में इनको अच्छे से कर चुके हो। ले आउट का सिंपल सा मीनिंग होता है स्पेंड मनी, स्पेंड मनी। सरकार ने 2 लाख करोड़ लगा करके ये ब्रिज बनवाया, तो गवर्नमेंट हैज़ लेड आउट 2 लाख करोड़ रुपीज़ टू कंस्ट्रक्ट दिस ब्रिज, ले आउट द मनी। चलिए याद रखेंगे, चारों आज के क्विज में आपसे पूछी गई हैं। कह रहा है जी, विद द जनरल इलेक्शन अहेड सम डाइथरिंग ऑन सच रिफॉर्म्स मे बी अंडरस्टैंडेबल।
कह रहा है जी जनरल इलेक्शन के आगे होने के साथ ही मई जून में अगले साल थोड़ा बहुत जो टाल मटोल है या डिथरिंग है इन रिफॉर्म्स पे, वो अंडरस्टैंडेबल है, हम समझते हैं आप टाल मटोल कर ही रहे होंगे, इलेक्शन हो जाए फिर करेंगे। कह रहे बट द जीएसटी काउंसिल मस्ट नॉट लूज फोकस ऑफ दिस द अनफिनिश्ड एजेंडा। कह रहे लेकिन जो जीएसटी काउंसिल है जिसको इलेक्शन से कुछ मतलब नहीं होना चाहिए, उसको अपना फोकस बिल्कुल लूज नहीं करना है इस अनफिनिश्ड एजेंडा का, इस अधूरे काम का। अच्छा और क्या करना है फिर इनको, एंड कीप डेलिब्रेटिंग ऑन इट्स टू डू लिस्ट सो दैट दी स्टेप्स कैन बी फास्ट ट्रैक्ड आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन। और इसको डेलिब्रेट करते रहना है, विचार विमर्श करते रहना है, सोचते रहना है, कंटेम्पलेट करते रहना है इन टू डू लिस्ट की आइटम्स पे। टू डू लिस्ट वो होती है जो काम अब क्या अधूरे हैं, इन अधूरे कामों की लिस्ट पे, ताकि स्टेप्स जो हैं वो फास्ट ट्रैक किए जा सकें, तेज़ी से ट्रैक किए जा सकें या एक्सेलरेट किए जा सकें लोकसभा इलेक्शन के बाद। तो सरकार तो इलेक्शन में बिजी होने वाली है, लेकिन जीएसटी काउंसिल को अपना काम जो है जिसने अधूरा जो छोड़ा है उसके ऊपर सोचते रहना है, इलेक्शन जैसे ही पूरा हो फटाफट उस काम को फिनिश करना है। वो काम यही है कि जीएसटी को थोड़ा इजी और वो बनाए है ना, सिंप्लीफाइड। डिथर करना, डॉडल करना, सिट ऑन द फेंस टू ड्रैग वंस फीट, किसी चीज़ पे टाल मटोल करना। तो डिथरिंग जो है वर्ब की आईएनजी फॉर्म जीरेंड आपका सब्जेक्ट है, जीरेंड की वर्ब है मे बी, काउंसिल की वर्ब है मस्ट नॉट लूज पहली और दूसरी वर्ब है मस्ट कीप। द काउंसिल मस्ट नॉट लूज फोकस एंड द काउंसिल मस्ट कीप। कीप डूइंग समथिंग मतलब किसी काम को करते रहना, तो कीप डेलिब्रेटिंग लिखा हुआ है, कीप प्लस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म है ना, यही स्ट्रक्चर है। कीप डूइंग इट, कीप गोइंग देयर, कीप रीडिंग इट, कीप स्टडिंग, जो भी बोलना चाहो। स्टेप्स की वर्ब है कैन बी फास्ट ट्रैक्ड, फास्ट ट्रैक करना, किसी चीज़ को तेज करना। चलिए एक सिंपल सा ग्रामर कॉन्सेप्ट था ऊपर जो मैंने आपको बोला था अभी करवा देंगे। और कॉन्सेप्ट ये है कि कुछ ऐसी वर्ब्स अंग्रेजी में जो अपने बाद या तो लेंगी नाउन और या लेंगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अगर कोई दूसरी वर्ब आ रही है वर्ब की बेस फॉर्म तो उसको आईएनजी फॉर्म में चेंज कर देना है इन स्पेशल वर्ब्स के बाद। और स्पेशल वर्ब्स की लिस्ट आपको आनी चाहिए याद, मैं फिर भी लिख देता हूँ। अवॉइड, कंसीडर एक दूसरे के उल्टे हैं, इमेजिन, इमेजिन, प्रैक्टिस एक दूसरे के उल्टे हैं, ठीक है। चलो, स्पेंड टाइम, वेस्ट टाइम एक दूसरे के उल्टे हैं, रिपोर्ट, डिसेंट। और भी वर्ब्स हैं ऐसी, जितनी मुझे याद आई है मैंने लिख दी। इसके साथ में दो एडजेक्टिव्स भी हैं, बिजी और वर्थ, ठीक है। जरूरी नहीं है आपको सारी याद हो, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि जहाँ भी ये वर्ब दिखें आपको कॉन्सेप्ट समझ में उसी वक्त आपके दिमाग में क्लिक करे। मान लीजिए 5 और ऐसी वर्ब्स हो, आपको भी याद नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन जब उनको यूज़ होता हुआ देखो तो देखते ही आपको समझ में आ जाए कि इन 5 वर्ब्स को कैसे यूज़ करना है। चलो, द पार्टी हैड नॉट इमेजिन टू लूज द इलेक्शंस 2 टाइम्स इन अ रो। पार्टी ने सोचा भी नहीं था इलेक्शंस को लूज करना 2 दफ़ा लगातार। इमेजिन टू लूज जो है गलत हो जाएगा, इमेजिन वर्ब अपने बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेती है, तो इमेजिन्ड और यहाँ पे लिखना चाहिए लूजिंग, है ना, क्लियर, सिंपल। सेलर्स वर सजेस्टेड टू अवॉइड टू वेंचर इनटू द सी। सभी नाविकों को सजेस्ट किया गया था कि आप अवॉइड करें समंदर में वेंचर करना या समंदर में जाना, स्टॉर्म के दौरान, तूफान के ड्यूरिंग। तो अवॉइड टू वेंचर ही गलत होता है, अवॉइड वेंचरिंग लिखना पड़ेगा। ये वर्ब्स ऐसे ही चलती हैं, देखा ऊपर, अवॉइड, इमेजिन, कंसीडर। वैसे ये कंसीडरिंग टू रिलोकेट जो है ये गलत होगा, यहाँ लिखना चाहिए कंसीडरिंग रिलोकेटिंग। तो याद रखेंगे इन वर्ब्स को, आज के क्विज में आपसे पूछी हुई हैं, इसीलिए यहाँ भी लिखा गया है कंसीडर रिसेटिंग। चलिए रैप अप करते हैं और अपने क्विज पे आते हैं, जल्दी से देख लो क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा वो इम्प्लीकेशन या परिणाम हो सकता है अपकमिंग जनरल इलेक्शन का रिफॉर्म्स की रफ्तार पे जो जीएसटी से जुड़े हैं। इलेक्शन की वजह से रिफॉर्म्स का क्या होगा, पैसेज में क्या सजेस्ट किया गया है। रिफॉर्म्स बहुत तेज़ हो जाएंगे, एक्सेलरेट हो जाएंगे, रिफॉर्म्स पोस्टपोन हो जाएंगे या टाल मटोल करके आगे लटका दिए जाएंगे, कोई इम्पैक्ट आएगा ही नहीं रिफॉर्म्स की रफ्तार पे, रिफॉर्म्स वैसे ही चलेंगे, या फिर रिफॉर्म्स जो हैं उनका कोई कनेक्शन ही नहीं है इलेक्टोरल प्रोसेस से, प्रोसेस इलेक्शन की अलग है और रिफॉर्म्स अलग हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधा सा क्वेश्चन है और कॉमन सेंस से भी रिप्लाई दिया जा सकता है। आंसर फर्स्ट कमेंट में डाल दिया गया है, वहाँ से मैच कर लेना। करवाना तो करवा दूंगा, मैं बता देता हूँ आंसर, मान लो मैं बता देता हूँ बी आंसर है, लेकिन खुद से सोचो ना बी कैसे निकला। उसने बोला था कि इलेक्शन तक हमें पता है कि रिफॉर्म नहीं कर पाओगे, लेकिन इलेक्शन के बाद तो करना, पहले से सोच के रखो। तो इलेक्शन तक पोस्टपोनमेंट होने वाली है, इसलिए बी आंसर बनेगा। सेकंड पूछ रहा है जी, क्या इम्पैक्ट होगा पेंडिंग टैक्स पेयर की अपील्स का जीएसटी को लेकर के
भारत की टैक्स रिजीम की स्टेबिलिटी पे। अगर अपील्स बढ़ जाती हैं या घट जाती हैं तो उससे क्या इम्पैक्ट होगा भारत की टैक्स के सिस्टम के ऊपर, है ना। इससे टैक्स इन्वेस्टर का इंक्रीज हो जाएगा कॉन्फिडेंस। जितनी ज़्यादा हम अपील डालेंगे इन्वेस्टर, उतना ही ज़्यादा उनको अच्छा फील होगा टैक्स सिस्टम को लेकर के। या स्टेबल हो जाएगा ये, या इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, या कोई इम्पैक्ट होगा ही नहीं। आप एक इन्वेस्टर हैं यूएस से, आप पे सरकार ने नोटिस डाल दिया जीएसटी का 5 लाख करोड़ का, तो अगर ऐसे नोटिस आप पे डाले जाएं तो क्या आपका कॉन्फिडेंस भारत में बढ़ेगा या घटेगा? लॉजिकल क्वेश्चन है, लॉजिक से ही आंसर निकल आएगा। थोड़ा सा सोच के बताना, फर्स्ट कमेंट में आंसर मैंने डाल दिया, वहाँ से मैच कर लेना। चलो जी, सेंट्रल आइडिया या थीम क्या है इस आर्टिकल का जो जीएसटी रेवेन्यू रिफॉर्म्स पे लिखा हुआ है? 4 आइडियाज़ आपको दिए गए हैं, इनमें से वो वाला सेंटेंस चूज करना है जिससे पूरे आर्टिकल की सोल या आत्मा आपको मिले। क्या ये आर्टिकल जीएसटी की कलेक्शन के बारे में था? क्या ये जीएसटी पे होने वाले रिफॉर्म्स के बारे में था? क्या ये इलेक्शंस के बारे में था? क्या ये फेस्टिव स्पेंडिंग के बारे में था, है ना? या क्या जीएसटी के चैलेंजेस और अनसर्टेनिटीज़ के बारे में था? मेंस लेवल का क्वेश्चन है, जो फर्स्ट बार में आंसर आपको लगेगा वही आंसर है। हो सकता है फर्स्ट बार में आपको बी लगे, सी लगे, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ, जो आप जितना ज़्यादा सोचोगे गलत आंसर निकलेगा। फर्स्ट टाइम जो सोच रहे हो, अगर आपका प्रैक्टिस ठीक ठाक है तो फर्स्ट टाइम में आपका आंसर सही निकल जाएगा। फर्स्ट कमेंट में आंसर मैंने नीचे डाला है, वहाँ से मैच करो। लास्ट में कॉलम्स मैच करने हैं, तो वो कैब का है, आपको पता ही है। मान लो बॉय का मतलब होता है लीव ए, या ले असाइड का मतलब होता है सेव फॉर फ्यूचर। तो ऐसे करके दोनों तरफ के कॉलम्स आपको मैच करने हैं। 3 एरर्स मिलेंगी इसमें। पहली एरर आपको मिल सकती है इस पार्ट में या इसके आसपास। दूसरी एरर आपको मिल सकती है इस वर्ड के आसपास या इसकी वजह से। और तीसरी एरर आपको मिलेगी इस वर्ड के आसपास। आंसर्स कमेंट्स में है। आउट ऑफ 12 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। नेक्स्ट क्लास में आपसे लेंगे मुलाकात। अंटिल देन।